अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल पॉलिसीज। जैसे आप ये सामने देख सकती हैं। आइकन के ऊपर लिखा हुआ है थिंकिंग ट्रैप्स। ये वो थिंकिंग ट्रैप्स है जहाँ पर अगर हम हमारा जो पेशेंट है, कोई क्लाइंट है, वो अगर इस तरीके से सोचे तो वो अपनी थॉट्स के अंदर फंस के रह जाता है। तो थिंकिंग ट्रैप्स जो है वो कंट्रोल पॉलिसीज के अंदर आएंगी। और जब पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली अगर वो थॉट्स के वेब के अंदर, ट्रैप के अंदर फंस जाए, तो फिर वहां से उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, बिलीविंग यू आर हेल्पलेस एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड दैट यू हैव नो एंड यू हैव और दैट यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल इवेंट्स। अब दोनों में से कोई भी एलिमेंट जो है वो जब मिसिंग होगा तो उसको हम थिंकिंग ट्रैप्स के अंदर आके कहेंगे। इस तरह हम अगर आगे चलेंगे तो जो अगला आइकन है वो हमें ये बता रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती और आप हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हो। जब आप हेल्पलेस फील करना शुरू करते हो तो आपकी अपनी बाउंड्रीज खराब हो जाती हैं, आपके थॉट्स एंड एक्शंस आपके खराब हो जाते हैं, आपकी गोल्स खराब हो जाते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है और आपको ये समझ भी नहीं आता कि आपको कुछ बोलना है कि या नहीं बोलना है। अब आउट ऑफ कंट्रोल फिनोमेना के अंदर जो कंटिन्यूसली जो आपके ब्रेन के जो हैक्स हैं, आपको लगता है कि आपका ब्रेन जो है वो हैक हो गया हुआ है और आपको समझने बूझने की जो पेशेंट में सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। आप बस यही सोचते रह जाते हैं कि उसने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो क्या ऐसे ही कर रहा था या वो गलत कर रहा था। So basically, the patient or the client becomes helpless and he or she is unable to think properly। और आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारा ये काम होता है कि हम उसको इमोशनल सपोर्ट दें और उसके साथ मजीद आगे हम बात करेंगे कि हम उसको किस तरीके से उसको हम आगे लेके चलेंगे ताकि उसकी ये चीज़ें जो हैं ये रिजॉल्व हो जाएं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज क्या होती हैं। सो वी आर गोइंग टू रीड टू काइंड्स ऑफ पॉलिसीज। एक हम कहेंगे एक्सटर्नल पॉलिसी और एक हमारी होगी एक्सटर्नल पॉलिसीज। एक्सटर्नल पॉलिसीज के अंदर होगा, external policies is the belief that a person's life is completely controlled by external forces. So the patient will be thinking कि मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं है और फेट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, किस्मत में जो हुआ है वो फैसला हो गया है और मैं उसमें अब कुछ नहीं कर सकता। एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, यानी कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिसाइड हो गया है कि मैंने उधर ही जाना है और ऐसे ही होगा। सो दिस distortion creates a feeling that they have absolutely no control over the situation। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके अंदर अक्सर ऐसे हो जाता है कि आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके अंदर ये इशू आ रहा होता है कि उनकी अभी कोई एंगेजमेंट वगैरह ऐसी जगह पे हो रही होती है जहां पर बातचीत के बाद उनको पता चले कि वो फैमिली या वो बंदा जो है वो अच्छा नहीं है। तो उसमें वो अगर आप उनको ये कहें कि जी आप उसको उनको रिफ्यूज कर दें या कुछ इस तरह का सिलसिला कर दें कि बात जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि आपको टेंशन ना हो, तो वो ये काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं जी ये काम हो गया, ये फैसला हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं हो सकता है। वहां पर जो कंटिन्यूस थॉट्स आती हैं पेशेंट के अंदर वो उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं और वो ये आपको बहुत क्लियरली पेशेंट आपको बता देगा कि नहीं जी हो ही नहीं सकता, या मेरे जहन में जो बातें आ रही हैं या उस बंदे ने जो बातें मेरे से की हैं वो बातें मैं अपनी जहन से भूल नहीं सक रहा। तो क्योंकि जब आपका कंट्रोल नहीं होता और आप चीज़ों को मानते नहीं हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एग्जैजुरेट हो जाती हैं। आप यहाँ पर मैंने कोविड की एग्जांपल दी हुई है एज एन एक्सटर्नल पॉलिसी।
Instead of thinking that the pandemic makes me feel anxious, I have no control over anything. ये कहने के बजाय कि जी मैं बस फंस गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और हम ये कमरे में और घरों में बंद होके रह गए हैं, अंदर बाहर जाना हमारा बंद हो गया है, उसके बजाय हमें ये थिंकिंग, हमने उसको ये बताना है कि आप इस तरीके से सोचें कि दो आई कैन नॉट कंट्रोल द वायरस बट आई कैन वेयर अ फेस मास्क टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ताकि जो डेथ का कंपोनेंट जो बहुत से लोगों ने फेस किया था वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उन पैंडेमिक में इसीलिए ज़्यादा स्टकअप हो गए थे कि उनको समझ ही नहीं आती थी कि वो करें क्या, और डेथ का जो एलिमेंट है वो इतना ज़्यादा हो गया था कि सब लोगों को लगता कि नहीं जी मैं तो फौत हो जाऊंगा, या मेरा फलां बच्चा जो है जिसको वो हो गया है, कोविड हो गया है, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो बहुत से लोगों को ये वाले इश्यूज आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से डिप्रेशन का एलिमेंट, एंजाइटी का एलिमेंट जो है वो पीक पे चला गया था इन दिनों में। आप द कंट्रोल इज अ पॉलिसी वेयर यू हैव टू मेक द अदर पर्सन थिंक कि आप अपनी एंजाइटी की वजह से क्रिपल्ड नहीं हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ने ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बस अब जिंदगी और मौत आपके सामने खड़ी है और आप इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, बस अब तो डेथ ही डेथ है। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। A person cheats and lies to their partner. They think that they had no control over what happened, but they fail to see how their actions affected what happened to them. अब अगर उसमें ये कहेंगे कि नहीं जी हमने अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से वो दूसरी जगहों पे बह गया है और वो गलत कामों में इंडल्ज हो गया है, मैं उस बंदे को नहीं कंट्रोल कर सकी और मेरी वजह से फला फला एक्शंस जो हुए हैं उसमें मैं अपने हस्बैंड को नहीं रोक सकी कि वो बाहर जाके फलां लड़की के साथ फेर ना करे, क्योंकि मैं जो हूँ मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी, या मुझे नहीं मालूम कि बाहर की सोसाइटी कैसे है, या मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं इतनी कंपैटिबल नहीं थी कि उसके साथ चल सकती और देख सकती कि वो क्या कर रहा है, या मैं ओवर द सिटीज बैठी हुई हूँ या ओवर द कंट्री अब्रॉड बैठी हुई थी, इसीलिए मैं उस बंदे तक नहीं पहुंच सकी। सो मेरे बस की बात नहीं थी कि अगर वो यूके या यूएसए में जाके या श्रीलंका सिंगापुर में जाके उसका कोई अफेयर हो गया तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। इस तरह की बात वो करेंगे। अब जो इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वही, जिसमें बंदा ये समझता है कि द पर्सन हैज complete control of themselves and their surrounding. This belief assumes you are responsible for the pain and happiness of those around you. If someone isn't happy, they will assume that it was their fault. तो मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया या मेरी वजह से आ, जो उनका हस्बैंड है वो, क्योंकि मैं अपने आप को सही तरीके से नहीं मैनेज कर सकी, उस वजह से मेरा हस्बैंड जो है वो बाहर अट्रैक्ट हो गया। क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए मेरा हस्बैंड जो है वो बाहर की वर्किंग वुमन पे अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि उन उसको वर्किंग वुमन अच्छी लगती थी एंड ही वांटेड अ वर्किंग वुमन। अगर किसी को कोई इशू हो गया है, किसी को कोई पेन आ गई है, या कोई किसी वजह से खुश नहीं हो रहा, तो वो अपना ब्लेम उस वजह से ले लेंगे कि जी मैंने इस बच्चे की शादी फलां जगह पे करवाई थी, ये इशू हो गया, या मैंने अपने बच्चे को कहा हुआ था नहीं तुमने एमबीबीएस ही करनी है और वो मेरी वजह से वो ना खुश रहा और इसमें मेरा कसूर है। वो सारा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एज्यूम करते हैं कि होल one way or the other the whole responsibility of their happiness and pain lies in themselves. अब हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। और colleague made a technical error on a task at work. This mistake created severe consequences for other tasks. You feel guilty and responsible because when you reviewed their work, you missed the mistake.
सो आपसे ये गलती हो गई कि उसका एक टेक्निकल एरर था। वैसे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको रिव्यू करने के लिए दिया गया था तो आपने उसको प्रॉपरली रिव्यू करना था उस चीज को, लेकिन वो चीज आपसे मिस हो गई। अब ह्यूमन एरर आ गया यहाँ पर। ह्यूमन एरर की वजह से जहाँ पर जो चीजें हुई वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके अंदर जो गिल्टी नेस का जो एलिमेंट है वो इतना ज्यादा आना शुरू हो जाता है कि वो अपने आप को माफ ही नहीं करते हैं। वो चीजें जो हैं उनके जहन में जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसकी सवेरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसमें से निकल नहीं सकते। जिस तरह हम कहते हैं कि जो द पर्सन इज वेरी सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव होगा तो उसकी हाइटेंड फेज जो है उसकी थॉट्स चली आएंगी और वो रूमिनेशन थॉट्स चलना स्टार्ट हो जाती है। This thought distortion assumes that others should change to suit their own interests. The person will pressure others to change because they feel the change will bring them happiness. They are convinced that happiness is dependent on the person's changing. अब अगर पॉलिसी ऑफ चेंज में ये वाला एलिमेंट आ रहा है कि जी हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपने अपना जो है, सपोज अगर वो कोई कपल आता है, वो आके कहते हैं कि जी शादी हो गई है, जो शादी है जी वो उसमें शोर मचाना शुरू करेंगे, नहीं जी आप अपनी शादी चेंज कर ले क्योंकि आपने जिस बंदे से शादी की है वो आपको खुश नहीं रख रहा। तो आपकी हैप्पीनेस जो है वो उसमें लाया करेगी कि जहां पर मैं चाह रही हूँ आपकी शादी होनी चाहिए वहां पर आपकी शादी होनी चाहिए। तो जो कन्विंसिंगनेस है कि नहीं जी आई एम कन्विंस्ड कि आप तभी खुश होंगे जब आप मुल्क से बाहर जाके कमाना शुरू कर देंगे, तो उसी में ही आपकी सलामती और आपकी खुशी या आपकी वेल्थ आपकी वेलबींग उसी में शामिल है। तो वो उसके ऊपर स्टक रह जाते हैं। अब हम दोबारा से पढ़ें, दिस थॉट डिस्टॉर्शन assumes that others should change, दे शुड चेंज, उनका चेंज होना जरूरी है, टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट। अब उनके चेंज होने से पेशेंट को फायदा होना है, उसमें उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ये देख लें कि जिसको वो कह रहे हैं कि तुम चेंज हो, क्या उसके चेंज में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। वो उनको लगता है कि नहीं जी, जिस तरह अगर अक्सर मदर्स होती हैं वो आके कहती नहीं तुमने यही सूट पहनना है। अब अगर बच्ची कह रही है कि नहीं जी मेरा ये फंक्शन है यूनिवर्सिटी का, मैंने यही पहन के जाना है, मगर द मदर इज कन्विंस्ड कि नहीं आपने ही पहनना है क्योंकि ये आपको सूट कर रहा है। सो द मदर इज गोइंग टू लुक इनटू द पर्सपेक्टिव फ्रॉम हर ओन विजन, शी विल नॉट लुक इनटू द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विजन व्हाट द डॉटर इज वांटिंग। So, the follies of changing example, a person might pressure their partner to change a few of their manners. They believe their partner is perfect in every other way except those few minor things, and accept those changes will make them even happier. तो वो चेंज अगले बंदे के अंदर करवा के रहेंगे कि नहीं जी आपकी ये जो है ना स्किन जो है वो उस पे स्किन के ऊपर जो है वो जो फलाक क्रीम है वो सूट नहीं करती, तो आप जाके डॉक्टर को मिले, जाके दूसरी क्रीम लेके आए ताकि आपके मुंह के दाने जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। मुंह के दाने खत्म हो गए तो देन यू बिकम अ मोर प्रिटियर फीमेल, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। तो आप अगले बंदे में आप चेंज लेके आना शुरू हो जाते हैं। डिस यू डोंट यू यू द पेशेंट थिंक्स दैट द चेंज विल बी ऑफ अ हेल्थियर कंपोनेंट बट एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद इट। और अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो वो उस चीज में उदास ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, और इतना परेशान हो जाते हैं कि सैडनेस जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जी फेयरनेस की। Policy of fairness. Policy of fairness assumes that all things in life should be applied and measured based on the fairness and equality. कि जी सारा काम जो है वो बराबर होना चाहिए। However, in reality, not all things work on the way you expect and you feel angry and resentful. नहीं ऐसे ही होना चाहिए था। अगर उसको इतने पैसे दिए तो फलां को भी इतने ही पैसे देने थे। अगर फलां नौकर को आपने क्वार्टर दिया हुआ है तो इसको भी क्वार्टर मिलेगा। या आप किसी उसमें काम कर रहे हैं, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां पर आपने देखा है कि
बोनस दे रहे हैं तो वो कहेगा कि नहीं जी, अगर हम एक को बोनस दे रहे हैं तो हम सबको बोनस दे रहे हैं, कि हालांकि ये मुनासिब नहीं है। इसलिए क्योंकि आप बोनस उन लोगों को देंगे जिन्होंने ज्यादा काम किया है या जिनकी स्ट्रगल ज्यादा थी। वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल ज्यादा नहीं किया, आप उनको तो बोनस नहीं दे सकते ना, लेकिन वो इस बात पे रहेंगे कि नहीं जी, फेयरनेस होनी चाहिए, सबके साथ सही होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ये कर दिया। तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो बाज दफा डिनाई करना शुरू कर देते हैं, और उनका मुश्किल हो जाता है उनको समझाना कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसके बगैर हम नहीं चल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आएगा वो हैगा हेवन रिवॉर्ड पॉलिसीज। हेवन रिवॉर्ड पॉलिसीज क्या है? द बिलीफ इज रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ फेयरनेस in that if we lived in a fair world, we would be rewarded fairly. Heaven reward distortion is based on the reasoning that you should be rewarded based on how hard you work. Similar to the fallacy of fairness, we will be disappointed because most things in reality aren't fair. This leads to the feeling of frustration, anger and resentment. अब वही बात कि जी, आपको बोनस मिलना चाहिए था क्योंकि आपने इतना काम किया था। मैं आती, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स अक्सर कह देते हैं कि जी मैं तो 10 डेज आती रही हूँ, हालांकि उसके बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, उसके कुलीग्स जो हैं, वो 20 डेज आते रहे थे, लेकिन वो कहेंगे नहीं मैंने तो 10 डेज आया है और मैंने तो बहुत ज़्यादा काम किया था। हालांकि वो बाकी लोग जो थे वो 20 डेज आए थे और उन्होंने उतना ही काम किया था जितना वो करे थे, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे कि नहीं जी मैंने काम किया था और मुझे मिलना चाहिए था, ये फेयर अवार्ड होना चाहिए था, क्योंकि मैं काम कर रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था अगर मैं 10 दिन भी आई थी। सो इट डजेंट फिट इनटू दिस, कि नहीं जी ये नहीं हो सकता है। You were expecting to get a promotion this year because of your hard work. You believe you worked harder than the rest of your colleagues, but you didn't get the promotion. You feel resentment towards colleagues because you believe you should have been rewarded for your own hard work. However, there could be many reasons as to why you were not promoted. अब वही बात आ गई जो आपसे मैं पहले कह रही हूँ कि जी आप ने इस बात पे परेशान रहना है कि आपको तरक्की नहीं मिली, लेकिन तरक्की की क्या रीजंस थी ये आपकी कंसिडरेशन में नहीं आती है, वो आप उसको निकाल देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी बस मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन आपके उस मिलने के अंदर क्या चीजें एक्सक्लूडेड थी या इंक्लूडेड थी? अगर आपने अपने बॉस से पूछा होता कि जी मैं किन वजहों की वजह, किन बातों की वजह से जो है वो प्रमोशन हुई थी और किन बातों की वजह से उसको प्रमोट नहीं किया गया था, वो एलिमेंट जो है वो वहां पे क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो हो तो, वरना नहीं होता है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कंक्लूजन पे, क्योंकि हमने जो है वो डिस्टॉर्शंस कर ली हुई हैं और हमने जो है बैक की डिस्टॉर्शंस की हैं, और अब आगे जो है वो हम दूसरी करेंगे। तो मैं आज आपके साथ ये एक दफ़ा रिवाइज कर लेती हूँ। So number one will be dichotomous thinking, all or nothing या black and white। इसकी डेफिनेशन में है, I view a situation, a person or a event only in all or nothing terms, fitting them into only two extremes instead of the continuum. I made a mistake, therefore I'm a failure. I ate more than I planned, so I blew my diet completely. ये एग्जांपल्स होंगी। ऑल और नथिंग का फिनोमेना आएगा, ब्लैक एंड वाइट का फिनोमेना आएगा, वो ये ग्रे एरिया उनके लिए देखना मुनासिब ही नहीं होता। या हाँ करें या ना करें, वो जो दरम्यान वाला कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा हम देखेंगे, वो नहीं होता है। इवन अगर हम न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन की बात के अंदर भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम अगर न्यूट्रिशन में माई प्लेट का कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं, उसमें डाइट के अंदर भी अगर हम 5 दिन डाइट कर रहे हैं तो वो दरम्यान में आपको 2 दिन ऑफ दे देते हैं कि चलिए आप 2 दिन ये कर ले। लेकिन यहाँ पर होता है कि नहीं जी, या तो आप पूरी डाइट करेंगे या आप बिल्कुल डाइट नहीं करेंगे। आप ब्लैक एंड वाइट होते हैं, यस या नो, दरम्यान वाला कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। तीसरा, अक्सर कपल्स आ जाते हैं कि जी कोई कपल कहे कि जी फला लड़की है जी, अगर मैं वो अच्छी है, या घर की कोई बंदी है, जैसा गांव में अक्सर हो जाता है कि किसी का
हस्बैंड फौत हो जाए तो उसकी शादी जो है वो गांव में ही किसी और के साथ करवा दी जाती है जो उसी फैमिली में हो, अगर वो दूसरी शादी कर ले तो उसके ऊपर शोर होना शुरू हो जाएगा कि नहीं जी इस दूसरी शादी नहीं हो सकती, या तो वो इस लड़की को रखेगा तो या मुझे रखेगा। वो दरमियान में समझौते वाली बात के ऊपर आते ही नहीं है। उनके लिए यही वाली मुश्किल होना शुरू हो जाता है कि नहीं जी या तो इस घर में वो रहेगी या मैं रहूंगी। इसी तरह बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे कि नहीं जी या तो मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए थे, 100 आउट ऑफ 100 ही आने चाहिए थे, 90 तो आने ही नहीं चाहिए थे। तो वो अपने आप को फेलियर ही कंसिडर करेंगे अगर उनको लगेगा कि नहीं जी मेरे फुल मार्क्स नहीं आए। सेकंड है फॉर्चून टेलिंग, catastrophizing. I predict the future in negative terms and believe that what will happen will be so awful that I will not be able to stand it. I will fail and this will be unbearable. I'll be so upset that I won't be able to concentrate for the exam कि जी मेरी तैयारी नहीं हुई इसलिए मेरे से हो नहीं सकता। और जी क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो 13 से स्टार्ट हो रहे हैं और 13 जो है वो मेरा बैड नंबर है, बैड लक नंबर है, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो आप खुद ही अपने आप को फॉर्च्यून टेलिंग के थ्रू आप अपनी चीजें जो हैं वो आप नंबर्स के थ्रू उनको खुद ही गलत प्रिडिक्ट करने बैठ जाते हैं पहले ही, कोई एक आदि पास्ट के इंसिडेंट्स की वजह से जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद है डिस्काउंटिंग एंड डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव्स। आई डिस्क्वालिफाई एंड डिस्काउंट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स इंसिस्टिंग दैट दे डू नॉट काउंट। आप अक्सर पेशेंट्स को पूछें कि आप अपनी पॉजिटिव चीजें बता दें या एक्सपीरियंस बता दें तो उनको पता ही नहीं होता, वो बता ही नहीं सकते, वो कहते हैं जी हमने कभी सोचा ही नहीं था। और यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, आई पास द एग्जाम बट आई वॉज जस्ट लकी, अब आई वॉज जस्ट लकी। जी मानना नहीं है कि जी हाँ मैंने थोड़ी बहुत ही तैयारी की हुई थी, वो जी मेरी किस्मत थी मैं पास हो गया। गोइंग टू कॉलेज नॉट अ बिग डील, एनी वन कैन डू इट। तो वो चीज़ों को, हर चीज़ को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव्स को निकाल देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। जब वो पॉजिटिव्स को निकाल देंगे तो फिर ये वाला एलिमेंट जो है वो उनको फेस करना पड़ेगा। फिर नंबर 4 है इमोशनल रीजनिंग। आई बिलीव माई इमोशंस रिफ्लेक्ट रियलिटी and let them guide my attitudes and judgments. I feel she loves me, so I must be true. I am terrified of aeroplanes, so flying must be dangerous. अपनी इमोशनल रीजनिंग कर लेनी है, चाहे वो इमोशनल रीजनिंग जो है वो ठीक है या नहीं है। आप अपने इमोशंस के ऊपर खुद ही सवाल खुद ही जवाब करके बैठ जाते हैं। यू डू नॉट थिंक, यू डू नॉट कंसल्ट टू अदर पर्सन इज सेइंग और डूइंग। आप अपनी ही चीजें को ऊपर कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद है लेबलिंग। लेबलिंग जो है वो ग्लोबल लेबल आ जाता है कि हम अपने आप को या दूसरों को बुरा भला समझना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह हम कहें जी मेड्स हैं तो उन्होंने डेफिनेटली चोरी की होगी। फलां बंदा है जी वो बहुत डार्क है, डार्क कलर में है तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो मुस्लिम नहीं होगा, या अगर बहुत डार्क कलर का है तो वो हिंदू होगा। इस तरह की ना कैजुअलिटीज पहले आ जाती हैं। जिस तरह कोई कहे कि जी वो ये स्टूडेंट जो हैं ये फला यूनिवर्सिटी से आए हैं तो फला यूनिवर्सिटी की जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत ओपन और वल्गर है, तो ये स्टूडेंट भी ना वैसे ही होंगे, तो आप पहले से ही लेबल करके बैठ जाते हैं। और लेबल की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती है। Then there is magnification and minimization. I evaluate myself, other situations, magnifying the negatives. आदत हो जाती है शुरू से कि हर चीज का नेगेटिव एलिमेंट देखना, और वो इतना ज्यादा देख लेना है, इतना ज्यादा देख लेना है कि वो दरम्यान में कहीं पे आपको रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर पेशेंट, अगर एक बच्चा है, अगर उसका जिस तरह भी एग्जांपल दी मैंने मैथ्स की कि उसकी 90 आ गए तो 90 इज फेयर एनफ गुड नंबर्स। मगर वो कहेगा कि नहीं मेरे तो 90 आए हैं तो मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, मेरे तो 100 आने चाहिए थे, मैं तो बिल्कुल फेल हो गया हूँ, मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं सकता मैं। इस तरह अक्सर लोग जो हैं जो एमबीबीएस करना चाहते थे, अगर वो एमबीबीएस नहीं कर रहे, वो साइकोलॉजी की फील्ड में आ गए हैं या कहीं और चले गए हैं, उनके साथ भी यही इशू आना शुरू हो जाए कि नहीं जी हम तो डॉक्टर नहीं बने इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर अपनी रूमिनेटेड फीलिंग्स जब आना शुरू हो जाती हैं तो वो इतनी कंटिन्यूस होती है, इतनी स्ट्रांग होती हैं और इतनी 24 आवर्स वो चल रही होती हैं कि
आपका उसमें से निकलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला कंपोनेंट भी आपने यहाँ पे देखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज मेंटल फिल्टर। अब I pay attention to one or few details and fail to see the whole picture. My boss said he liked my presentation, but since he's corrected a slide, I know he did not mean it. तो आपने आपने बस एक गलती हो गई ना, बस आपने उसको नेगेटिव एलिमेंट दे दिया। इवन दो द ग्रुप सेड माई वर्क वॉज गुड, वन पर्सन पॉइंटेड आउट एन एरर, सो आई नो आई विल बी फायर्ड। आप होल पिक्चर नहीं देखते कि जी हम अक्सर जिस तरह कहा जाता है कि जो आप प्रेजेंटेशंस है, तो प्रेजेंटेशंस के अंदर हमें ये कहा जाता है कि आपने नेगेटिव एलिमेंट, आपने जो है क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो जब हम करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं साथ के जो वर्क वाज वेरी गुड एंड इम्प्रूवमेंट वाज नीडेड इन दिस एरिया, लेकिन जब हम ये कह देंगे ना बट योर इम्प्रूवमेंट वाज नीडेड, तो वो जो है ना वो नेगेटिव एलिमेंट का, बस जी मेरी प्रेजेंटेशन तो खराब हो गई, मुझे तो ना सी ग्रेड मिल जाना है। हालांकि भी सुपरवाइजर कह रहा है, ये टीचर कह रही है कि जी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ये वाली चीजें उसमें ऐड करनी है, तो वो तो एक लाइबिलिटी है जो कि टीचर ने दे दी, क्योंकि वो ये नहीं कह सकती थी कि जी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो 100 आउट ऑफ 100 है, तो उसमें ये वाला कंपोनेंट आ जाए। वो कहेगी नहीं जी मेरा तो बस बेड़ा गर्क हो गया। फिर माइंड रीडिंग, I believe that I know the thoughts or intentions of the others, and they know my thoughts and intentions without having sufficient evidence. He's thinking of me that I failed. She thought I didn't know about the project. He knows that I do not like to be touched this way. आप खुद ही assume करके बैठ जाते हैं कि खुद ही एज्यूम, जिस तरह अगर आपको याद हो कि हमने उस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई देख रहा है और वो हंस रहा है और आपके ऊपर नहीं हंस रहा, लेकिन सिर्फ आपको देख रहा है और अपनी फ्रेंड के साथ हंस रहा है, तो आप कहेंगे कि जो मुझे देख के हंस रहा है, हालांकि वो आपको देख के नहीं हंस रहा। तो सफिशिएंट एविडेंस प्रूफ नहीं होता है, लेकिन आप उस चीज के ऊपर आके रिलाई करने बैठ जाते हैं। Then there is overgeneralization. I take isolated cases and generalize them widely by means of words such as always, never, everyone, etc. सबने कह दिया, हमेशा ऐसे हुआ, सब ऐसे ही कहते थे, कभी तो मेरे साथ ऐसे हुआ ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो आप जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ऑलवेज का, नेवर का, सब कहते थे, एवरीवन डज इट, ऑलवेज हैपन दिस, होना ही ऐसे था, हर दफा ऐसे होता है, ये वाली वो चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली एंजाइटी या डिप्रेशन इनकॉर्पोरेट कर देती हैं। पेशेंट को नहीं पता चलता, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो एलिमेंट आ जाता है उनके अंदर। Then personalizing. I assume that the behaviors of others and external events concern and are directed to myself without considering other plausible explanations. इसकी एग्जाम्पल ये है कि I felt disrespected because the cashier did not say thank you to me. आप पर्सनलाइज हो गए, नॉट कंसिडरिंग द कैशियर डिड नॉट से थैंक यू टू anyone even. My husband left me because I was a bad wife, not considering that she was his fourth wife. यानी कि उसकी तो आदत थी। तो आप चीजों को अपने ऊपर पर्सनलाइज करने बैठ जाते हैं विदाउट एनी एविडेंस, एविडेंस नहीं होता है। और जब हम आगे डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम इसके अंदर एविडेंसेस ही ढूंढते हैं। देन नंबर 11 इज शुड स्टेटमेंट्स। शुड स्टेटमेंट्स में ये है कि आई टेल माई सेल्फ दैट इवन पीवियस बिहेवियर एंड माई ओन एटीट्यूड शुड बी द वे आई एक्सपेक्टेड देम टू बी और एज दे रियली आर। इसमें ये वाला एलिमेंट आएगा जी कि आपके मस्ट और शुड जो है ना वो आपकी जिंदगी में आ जाते हैं कि हाँ जी मेरे से तो गलती होगी, मैंने तो ये कर दिया। हाँ है जी, तो ऐसे ही होना चाहिए था जी, तो ये गड़बड़ हो गई जी, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। तो आप ना उस उधर ही शुड एंड उसके ऊपर कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ही होगा, आप शुड्स एंड मस्ट में आके फंस जाते हैं कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए थी, उसने ऐसे क्यों किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। तो शुड्स एंड मस्ट में आ जाता है। Then jumping to the conclusion, I draw conclusions negative or positive from little or no confirmatory evidence. आपके पास
आधा एविडेंस होता है पेशेंट के पास, आप चेक करेंगे आधे एविडेंस के बेसिस के ऊपर वो कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं कि ये अच्छा था या ये बुरा था। तो आपने ये देखना है कि पेशेंट जब आपके पास आए या क्लाइंट आपके पास आएगा, तो आपने उसकी डिटेल्स में चले जाना है। जब आप डिटेल्स में जाएंगे, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि उनका वहाँ पे कसूर नहीं होता, लेकिन वो कंक्लूजन आ, किसी वजह से वो कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। Then blaming others, I direct my attention to others as sources of my own negative feelings and experience, failing to consider my own responsibility. Or conversely, I take responsibility for the behaviors and attitudes of others. My parents are the ones to blame for my unhappiness. अब parents पे blame डाल दिया है. It is my fault that my son married a selfish and uncaring person. अब अपने ऊपर करना शुरू कर दिया है. मतलब आप ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर, या उस पे माफी की गुंजाइश नहीं होती है, और वो एग्जैजरेट होना शुरू हो जाती है। जब एग्जैजरेट होती है तो वहां पर फिर जो है एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो क्रॉप इन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है जी व्हाट इफ। I keep asking myself questions such as what if something happens? What if my car crashes? What if I have a heart attack? What if my husband leaves me? आपने what if कर दिया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया। तो अगर के अंदर इतना फंसना शुरू हो जाते हैं कि अगर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। जिस तरह ओसीडी के क्लाइंट्स में अक्सर होता है कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो जाएगा। तो जो सुपरस्टिशंस हो जाते हैं और व्हाट इफ का कंपोनेंट आपकी ज़िंदगी में या पेशेंट की ज़िंदगी में आप देखें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है कि अगर मैं वहाँ पे चली गई तो ऐसा होगा, अगर तो फियर और एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट करना शुरू होते हैं। इसका ट्रीटमेंट फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसा होगा। लेकिन ये वन ऑफ द आईबीज है, रैशनल बिलीव्स है, जो आपने लोकेट करना होता है। फिर अनफेयर कंपैरिजन, आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स who seem to do better than I do and place myself in a disadvantageous position. My father always preferred my elder brother because he is much smarter than I am. I'm a failure because she is more successful than I am. तो आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग कंपैरिजन करते हैं और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आपके पास जब क्लाइंट आएगा, पेशेंट आएगा, तो आपने अपने ये आईबीज उनसे फिल करवाने हैं, और उसके बाद आपने वन बाय वन उन आईबीज पे काम करना शुरू करना है। तो आज हमने ये आईबीज कंप्लीट कर दिए हैं 15। ये वो वाले आईबीज हैं जो हमने बैक के किए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो आरईबीटी की एक्सरसाइज करवाऊंगी। फिर उसके बाद हम इसकी तरफ डिप्स पे चलेंगे, और उसके बाद हम इसका पे ट्रीटमेंट करेंगे। आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, इसमें कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आपने डेफिनेटली आपने मेरे से पूछ लेनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे देन।